नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज अनुच्छेद 17 और 18 के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रियम्बल में स्पष्ट किया था कि हमारे प्रियम्बल में इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी इन स्टेटस के बारे में बात किया गया। यह हमारे संविधान का लक्ष्य है और इस संवैधानिक लक्ष्य को इस संविधान के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा और इस लक्ष्य को हम 14 से लेकर के 18 तक में राइट टू इक्वालिटी हेड के अंतर्गत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं में अनुच्छेद 17 और 18। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, जबकि आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल को एबॉलिश करता है, यानी उपाधियों का अंत करता है। और ये मेनली आपके इक्वालिटी इन स्टेटस के बारे में बात करता है। मैंने आपसे बताया था कि इक्वालिटी नॉट ओनली इज मेंशन्ड इन आवर फंडामेंटल राइट बट आल्सो इंश्राइन्ड इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ना ही केवल आपके एफआर में है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी स्पष्ट किए गए, वहां भी इन्हें मेंशन किया गया इक्वालिटी के बारे में। आज आर्टिकल 17 को जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 17 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। And the practices in any form is forbidden। यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, अबॉलिश किया गया है और इसकी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस जो है वो पनिशेबल होगी, फॉरबिडन है। और यदि ऐसी कोई भी ऐसा इन्फोर्समेंट जो अनटचेबिलिटी का है, यदि वो अनटचेबिलिटी के द्वारा ऐसी कोई निर्योग्यता कारित की जाएगी तो वो बात ऑफेंस होगी और पनिशेबल होगी थ्रू द लॉ के द्वारा। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है उसके लिटरल सेंस को नहीं देखा जाएगा, इसका लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यानी वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा, शब्दशः ही इसका निर्वचन नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां पे अनटचेबिलिटी का प्रयोग होता है, जैसे डेथ की वजह से, किसी डिजीज की वजह से या किसी बर्थ की वजह से यदि समाज में सोशल बाइकॉट की वजह से किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है तो वह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं होगा। जैसा कि हिंदू समाज में आप देखते हैं, यदि किसी के घर में डेथ हो जाती है तो कुछ दिन तक, जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूनरल्स में अग्नि या मुखाग्नि देता है उसे घर के बाहर रखा जाता है और उसे छुआ नहीं जाता है, यानी डेथ की वजह से। यह आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं होगा। यदि किसी डिजीज के आधार पर, किसी बीमारी के आधार पर, जैसे कोई कंटैगियस डिजीज हुई है, यदि उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है तो आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं होगा। मैं उसके कुछ एग्जांपल बताता हूं। अब लास्ट टाइम में आपने कोरोना काल में देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित है उसे क्वारंटीन किया गया और कोई भी व्यक्ति उससे टच नहीं करता था। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। ये अनुच्छेद 100 जो है 17 का उल्लंघन नहीं होगा। इसी तरीके से यदि किसी को लेप्रोसी हो जाती है, जिसे कोढ़ कहा जाता है, तो एक कंटिन्यूअस डिजीज होती है, ऐसे व्यक्ति को छुआ नहीं जाता है क्योंकि यहां बैक्टीरिया जो है वो आपको संक्रमित कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को छूना मना किया गया है। तो यहां पे आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं है। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के बारे में बात करूं, ऐसा जिसको हो जाता है उसे टच नहीं किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि अनटचेबिलिटी जो है उसके लिटरल सेंस में नहीं देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति को छूने से मना कर दिया गया है जो किसी डेथ की वजह से है, किसी बर्थ की वजह से हुआ है या किसी कंटैगियस डिजीज की वजह से हुआ है। नहीं, कोई भी मां जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसे कुछ दिन के लिए बाकी लोगों से अलग रखा जाता है, उसे भी सामान्यतः लोगों जो है के द्वारा नहीं टच किया जाता है। तो यहां पे आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं हो रहा है।
यह बात जो है देवराजी वर्सेस पदमन्ना की केस में स्पष्ट किया गया, देवराजी वर्सेस पदमन्ना की केस में स्पष्ट किया गया है। जहां पे यह स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिटरल सेंस में नहीं लिया जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति आर्टिकल 17 का क्लेम नहीं कर सकते हैं जिन्हें सोशल बाइकॉट किया गया है, जिन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया, जिन्हें किसी डिजीज की वजह से टच नहीं किया जा रहा है, जो बर्थ की वजह से जिनको नहीं टच किया जाता है, या किसी डेथ की वजह से नहीं टच किया जा रहा है। आर्टिकल 17 का जो ऑब्जेक्ट स्पष्ट किया गया, ऑब्जेक्ट क्या पर्पस था इसे लाने का, यह स्पष्ट किया गया स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगाले। यानी ये दो केस इंपॉर्टेंट हैं इस आर्टिकल पर जिसे आपको जानना चाहिए, अप्पा बालू इंगाले, जहां पे इनके पर्पस या ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि व्हाई द आर्टिकल 17 इज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। यहां पे अप्पा बालू इंगाले की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य समाज के उन अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करना है जो समाज में हमारे अतीत काल से वर्ण व्यवस्था के आधार पर चली आ रही है। यानी आर्टिकल 17 जो है ये अबॉलिश करता है उन अंधविश्वासों को, उस जाति व्यवस्था को, जाति वर्ण को समाप्त करने का कार्य करता है जो कि अतीत काल से चली आ रही है, और एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात करता है जहां पे सोशली हर कोई इक्वल, सोशल इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 17, और उन अंधविश्वासों और उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्राप्त, ये एक ऐसे समाज, एक आइडियल सोसाइटी की बात करता है जहां पे जात के आधार पर, धर्म के आधार पर उनके बीच में कोई दायित्व, उनके बीच में कोई निर्योग्यता या कोई निर्बंधन अधिरोपित ना हो। यानी आर्टिकल 17 जो है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, यह डिस्क्रिमिनेशंस को मना करता है कि जाति के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव ना किया जाए। आपको यह स्पष्ट है कि हमारे यहां इक्वालिटी को यदि डिनाई किया जाएगा, इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को यदि आप डिनाई करोगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों का जो डिग्निटी है वो मेंटेन नहीं हो सकता है। यानी डिग्निटी of a person's is itself is denied when you deny the equality in status and opportunity। यदि उन्हें अवसर की क्षमता नहीं देते हैं, परिस्थिति में क्षमता नहीं देते हैं, तो डिग्निटी अपने आप जो है वो डिनाई हो जाएगी। और इस तरीके की यदि कोई भी प्रैक्टिस की जाएगी, आर्टिकल 17 स्पष्ट करता है कि यदि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस, यानी जो छुआछूत को बढ़ावा देता हो या जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो अपने आप में एक ऑफेंस होगा। और इसी के लिए आपके पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 35 को यूज करते हुए आर्टिकल 17 के लिए, यानी ये पावर जो दिया हुआ है पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 में दिया गया है, आर्टिकल 17 पर बताया गया है कि यदि ऐसी कोई प्रैक्टिस की जाएगी, ऐसी कोई निर्योग्यता इन्फोर्स की जाएगी, उस पर लागू किया जाएगा, वो पनिशेबल होगा, ऑफेंस होगा। और इसके लिए जो एक्ट पास किया गया, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में पार्लियामेंट के द्वारा अपने पावर को यूज करते हुए अंडर द आर्टिकल 35 एक एक्ट बनाया गया अस्पृश्यता
अपराध अधिनियम। ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जो 1955 का था, 1976 में इसे रीनेम किया गया और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया। इसका नामकरण जो कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। यानी अनटचेबिलिटी शब्द को भी हटा दिया गया जो 1955 के एक्ट में रखा था। अस्पृश्यता शब्द को ही समाप्त कर दिया गया। यानी पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 वाज पास्ड कि इस तरीके से कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस की जाएगी तो विच इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, एंड दिस एक्ट वाज रीनेम्ड इन 1976 और बना दिया गया उसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 स्पष्ट किया गया। तो मैंने आपसे यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 17 का जो जन्म हुआ वो उस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए पैदा हुआ जो कि समाज में जातिवर्ण व्यवस्था के आधार पर पैदा हुई थी, जो कि उनकी सामाजिक परिस्थिति को सोशल स्ट्रेटा में नीचे लेकर के जाती थी। समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी उसे समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रयोग किया गया और इसके एक्ट के द्वारा भी जो इफिकेसी आनी थी समाज में वह प्राप्त न होने के बाद पार्लियामेंट अगेन SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पास किया। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पास किया और किसी भी तरीके के अत्याचार को जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति यानी जो दलित, जो डाउन टूडन, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ यदि किसी भी तरीके का अत्याचार किया जाएगा तो वह बातें ऑफेंस होगी और पनिशेबल होगा। और इन्हीं प्रावधानों के द्वारा इन मॉल प्रैक्टिस को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आर्टिकल 15 क्लास 2 ऑल्सो empower दिस प्रोविजन। यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए हमारा अनुच्छेद 15 का क्लास 2 जो है वह भी स्पष्ट करता है और जहां पे यह स्पष्ट किया गया है कि रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी भी सिटीजन को किसी भी ऐसे लोक स्थान पर प्रवेश करने से जिनके ऊपर कोई नियोग्यता, दायित्व या निर्बंधन अधिरोपित करता है उससे मना करता है। इसका मतलब जाति के आधार पर किसी भी ऐसे लोक स्थान पर जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉप, थिएटर, बाथिंग घाट्स, वेल, यदि ऐसे स्थानों पर प्रवेश करने से मनाही करता है तो वो उसे प्रोहिबिट करता है, प्रोटेक्ट करता है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया People's Union for Democratic Rights वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, जिसे एशियाड के मामले के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 17 is not only available to the state but also to the individuals। ये सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं मिला हुआ है,
ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। अनुच्छेद 17 यानी इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो स्टेट के अलावा यदि इंडिविजुअल के द्वारा भी परफॉर्म किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को उनके अगेंस्ट भी ये राइट मिला हुआ है और वो पनिशेबल बनाता है उसे। तो मैंने इन जनरल इंसाइट मैंने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था है जो ऋग्वैदिक काल से चली आई, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा चातुर्वर्ण की स्थापना जो कर्म आधारित थी, पोस्ट ऋग्वैदिक एरा में पहुंचते पहुंचते ये जन्म आधारित हो गई और समाज में ऐसे लोगों का जो स्टेटस था वो मिजरेबल होने लगा। मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण की जो व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में पैदा हुई थी वो कर्म आधारित थी, यानी कर्मों के आधार पर, यानी एक ही घर में चारों वर्ण के लोग रहते थे। लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक एरा में यह जन्म आधारित हो गई और समाज में उनकी स्थिति और परिस्थिति जो है वो निम्नतर होती चली गई। और हमारे यहाँ के कुछ जो जूरिस्ट यानी वैदिक शास्त्री जिन्हें लीगल जूरिस्ट कहा जा सकता है, जैसे मनु, उन्होंने अपने मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया था कि ऐसे जो निम्न वर्ण के लोग हैं उन्हें डिसेंट क्लॉथ, डिसेंट यूटेंसिल्स और डिसेंट लाइफ स्टाइल रखने से प्रोहिबिट किया गया था और जिससे समाज में उनकी स्थिति जो है वो दिन व दिन जो है वो कम होती चली गई। सोशल इक्वालिटी समाज में हमारे संविधान के लागू होने के बाद से सोशल इक्वालिटी की जो बात की गई है वो सोशल इक्वालिटी सोशल मेनस्ट्रीम में जब तक सारे लोग शामिल नहीं होंगे तब तक हमारे सोसाइटी में फ्रैटर्निटी, डिग्निटी नहीं आ सकती है, सोशल हार्मनी नहीं क्रिएट हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि किसी भी देश का विकास उनकी कलेक्टिव एक्टिविटीज में होता है और कलेक्टिव एक्टिविटीज इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजंस कि लोगों के बीच में समरसता पैदा करे और स्टेट की यह ड्यूटी है कि उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करे, सोशल सॉलिडरिटी को मेंटेन करे। और ये सब तभी संभव है जब इस कुप्रथा और इस बुराई को समाप्त किया जाए और उसी के लिए इसे लाया गया। बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में यह स्पष्ट किया था कि किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सस्टेन कर सकती है जब उसमें सोशल डेमोक्रेसी हो। उनसे पूछा गया कि सोशल डेमोक्रेसी क्या? तो सोशल डेमोक्रेसी वो है जहां पे सोसाइटी में, समाज में हर वर्ग के उनके सिविल राइट्स प्रोटेक्ट हो। अरे unless or until there is a protection against the social democracy, the political democracy cannot be sustained. तो सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए, यानी राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए और सोशल डेमोक्रेसी होने के लिए सोशल जस्टिस होना जरूरी है और सोशल जस्टिस होने के लिए उनके बीच में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए और सोशल इक्वालिटी होने के लिए उनके जो सोसाइटल स्टेटस है वो इक्वल होने चाहिए और जिससे पुष्ट करता है आपका आर्टिकल 17, इस बात को स्पष्ट करता है। तो आर्टिकल 17 एज वेल एज आर्टिकल 15 का क्लास 2 ये जो है हमारे अस्पृश्यता को समाप्त करने का कार्य करते हैं और इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया जिसे रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इन 1976। 1976 में उसे रीनेम किया और अनटचेबिलिटी शब्द को भी समाप्त कर दिया। और मैंने आपको 2 केस बताया। पहला केस मैंने आपको बताया पद्मन्ना, देवराजी वर्सेस पद्मन्ना, जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो अनटचेबल वर्ड्स का यूज किया गया है, अनटचेबल वर्ड्स जो है वो अनटचेबल वर्ड्स को लिटरल सेंस में नहीं लिया जाएगा, उसके रियल सेंस में लिया जाएगा और रियल सेंस जो अतीत काल से कुप्रथा चल रही है उसे समाप्त करने की बात करता है, न कि जो किसी बीमारी की वजह से, जो किसी जन्म की वजह से, जो किसी मृत्यु की वजह से अस्पृश्यता पैदा होती है उसकी वजह से। और दूसरी केस मैंने आपको अप्पा वालू इंगाले का केस बताया जहां पे ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि जो अतीत काल से चली आ रही जाति व्यवस्था के आधार पर
जो हमारे पास टाइम से चली आ रही कुप्रथा के तौर पर, मॉल प्रैक्टिस के तौर पर, सोशल एविल के तौर पर, उन्हें समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 को लाया गया है और एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पे जाति के आधार पर कोई भी नियोग्यता उनके ऊपर आधारित ना हो। अगेन मैं अब आपसे आर्टिकल 18 की बात करूंगा। आर्टिकल 18 सोशल स्टेटस के बारे में बात करता है, एबॉलिश, ये भी सोसाइटल स्टेटस और इक्वालिटी इन स्टेटस के बारे में बात करता है और ये तभी मजबूत हो सकेगी। आर्टिकल 18 जो है वो एबॉलिश करता है टाइटल को, यानी किसी के फेवर में किसी स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज की बात नहीं करता है, यानी इक्वालिटी इन स्टेटस, परिस्थितियों में समता होनी चाहिए। आर्टिकल 18 में आपके यहां 4 क्लास बताई गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये 4 क्लास आपके यहां स्पष्ट किया। पहले क्लॉज में स्टेट को मना करता है, दूसरे क्लॉज में सिटीजन को, तीसरे क्लॉज में फॉरेनर को और चौथे क्लॉज में पर्सन वर्ड यूज हुआ है। यानी पहला जो क्लॉज है आपका वो स्पष्ट करता है राज्य के बारे में, दूसरा जो है आपका वो सिटीजन के बारे में और तीसरा जो है वो फॉरेनर के बारे में और चौथा जो है वो पर्सन के बारे में। यहां पे 4 के चारों लोगों के बारे में बात किया गया और यहां पे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके के टाइटल्स को 2 का एक्सेप्शन बताया, यानी एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और मिलिट्री की उपाधि को छोड़ करके राज्य किसी भी तरीके की उपाधि को प्रदान नहीं करेगा। यानी स्टेट शैल नॉट, नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट शैल नॉट कॉन्फर्ड द एनी टाइटल एक्सेप्ट एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और मिलिट्री, यानी सेना और शिक्षा, इन 2 उपाधियों को छोड़ करके राज्य जो है किसी तरीके की उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगी। सेल नॉट कॉन्फर, मैंडेटरी वर्ड यूज किया गया, कॉन्फर नहीं करेगा। और दूसरा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, और यह भी मैंडेटरी है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट द एनी टाइटल, कोई भी टाइटल ग्रहण नहीं करेगा। Again, no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or any trust, accept without the consent of the president any title from any foreign states. यानी तीसरा कि कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत का नहीं, इसका मतलब कौन है, फॉरेनर, और वो भारत के किसी लाभ के पद पर है, तो ऐसी स्थिति में विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विल नॉट एंड शैल नॉट एक्सेप्ट द एनी टाइटल। इसका मतलब, और अगेन पर्सन को भी मना किया गया है लास्ट में कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अ ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present, any emoluments or any office। इसका मतलब स्टेट जो है वो किसी टाइटल को कॉन्फर नहीं करेगा, दूसरा सिटीजन जो है वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधे सीधे मना किया हुआ है यहां पे, नो नीड ऑफ एनी एक्सेप्टेंस हियर, किसी भी तरीके के एक्सेप्टेंस के बावजूद भी यहां बात नहीं की गई है। और इसके 2 एक्सेप्शन बताए गए हैं यहां पे, एक मिलिट्री और दूसरा जो है एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन, इनको छोड़ करके राज्य जो है किसी भी तरीके की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगेन फॉरेनर है तो यदि वो इंडिया के किसी लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एनी ट्रस्ट,
shall not accept the any title without the acceptance of the President of India. और पर्सन वर्ड को यूज किया है कि बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी ऐसा व्यक्ति, ना ही ऐसा कोई प्रेजेंट, ना ही ऐसा कोई गिफ्ट, ना ही कोई ऐसा एमोलुमेंट्स, ना ही ऐसा कोई ऑफिस या पोस्ट एक्सेप्ट करेगा। यानी आपने ये देखा कि इसका मतलब शिक्षा और सेना में ऐसा टाइटल दिया जा सकता है। और इनिशियली आपने देखा कि प्राचीन काल में जिन लोगों को टाइटल दिया जाता था उनके साथ कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस जुड़ जाते थे। सोशल इनइक्वालिटी कॉज करता था, सोसाइटल स्टेटस उनका जो है वो इनइक्वल होता था। और ऐसी उपाधियों को प्राप्त करने के बाद, जैसे आपने देखा नवाब, महाराजा धीराज, महाराजा राय बहादुर, सर, ये सारी उपाधियां मिलने के बाद से उनके साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस और राइट्स जो है वो जुड़ते थे और जो सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्टेटस में इनइक्वालिटी कॉज करते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इक्वालिटी इन स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी राज्य जो है वो सोसाइटल इनइक्वालिटीज को समाप्त करके उनके बीच में इक्वालिटी स्टेटस को लाएगा। और इस स्टेटस को लाने के लिए इन सारी उपाधियों को समाप्त करना आवश्यक है, जिसके साथ विशेष अधिकार और विशेषाधिकार जुड़ जाने से आपकी सामाजिक परिस्थिति जो है वो बदल जाती है। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक ये इंसेंटिव्स हैं उनके। यानी आपने देखा है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी में ये स्पष्ट किया गया है कि एवरी सिटीजन को एग्जॉर्ट करता है कि हर सिटीजन्स को स्ट्राइव करना चाहिए टुवर्ड द एक्सेलेंस। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास करे, एक्सेलेंस की ओर बढ़े। यानी फंडामेंटल ड्यूटी 51A पढ़ते हैं और उसका जी क्लास आप देखोगे, स्ट्राइविंग फॉर द एक्सेलेंस। यानी यहां पे स्ट्राइविंग फॉर द एक्सेलेंस यानी आप उत्तरोत्तर अपना विकास करें, इस तरीके से कार्य करें। तो ऐसा शिक्षा में यदि आप विकास करते हैं तो यह हर नागरिक का कर्तव्य है और उसके लिए उसे इंसेंटिव के तौर पर यदि कोई उपाधि प्रदान की जा रही है जिससे इट इज इन अ फेवर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, ये राज्य के हित में है। और इसीलिए यहां पे इनके लिए इंसेंटिव्स जो समाज और देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। अगेन द सिटीजन्स शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल। कोई भी सिटीजन जो है कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पष्ट किया गया है। नो, जैसे कि आप लोगों ने देखा है सर डॉन ब्रैडमैन, यानी बैट्समैन जो सबसे बेहतर बैट्समैन माने जाते हैं सर डॉन ब्रैडमैन, तो वहां पे उन्हें सर की उपाधि दिया है। लेकिन आपके यहां सचिन तेंदुलकर द मैन ऑफ सेंचुरी, लेकिन उन्हें सर की उपाधि नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहां एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़ करके किसी तरीके से उपाधि नहीं दी जा सकती है। यह स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। हमने उन्हें सर की उपाधि, हमारी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान नहीं करी। और इसी तरीके से कोई सिटीजन जो है कोई टाइटल एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगेन यदि कोई फॉरेनर है और हमारे यहां के किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स को गेन करता है या किसी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पर है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ही शैल नॉट एक्सेप्ट द एनी टाइटल। और यह भी नेशनल इंटरेस्ट में है, उसे मना किया है कि यदि कोई फॉरेनर आपके यहां कार्य करता है, किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, और यदि उसे किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा यदि कोई टाइटल दी जा रही है और वो टाइटल लेगा, इसका मतलब कि फॉर टेकिंग द टाइटल और फॉर गेनिंग द टाइटल ही इज जस्ट इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड दैट गवर्नमेंट्स, वह उस सरकार के पक्ष में इन्फ्लुएंस हो सकता है। और इस तरीके से इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है,
उसे रोकने के लिए यह प्रोविजन आपके यहां लाया गया। अगेन यहां पे पर्सन के बारे में बात किया है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी ऐसा प्रेजेंट, गिफ्ट, एमोलुमेंट्स या पोस्ट या ऑफिस गेन नहीं कर सकता है जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना दी गई हो। और इसी पर एक केस आती है आपके यहां, जो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। और यहां पे चैलेंज किया गया कि हमारे सरकार के द्वारा जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण के जो सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं वो टाइटल हैं, और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, आर्टिकल 18 के अंतर्गत उन्हें जो है या आर्टिकल 18 का वायलेशन करते हैं। तो बालाजी राघवन के केस में यह बात स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आर नॉट ए टाइटल। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में बताया गया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आर नॉट अ टाइटल एंड इट इज नॉट अ वायलेटिव अंडर द आर्टिकल 18। ये 18 के अंतर्गत वायलेटिव नहीं। अवार्ड्स आर नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये जो अवार्ड्स हैं ये वायलेटिव नहीं है आपके। और 51J में आपने पढ़ा है विच exhort the every citizens to strive toward the excellence। यानी ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो स्ट्राइव करे अपने उत्तरोत्तर विकास की तरफ आगे बढ़े, और उसी को ध्यान में रखते हुए यदि इस तरीके का कोई भी सिविल अवार्ड्स उन्हें प्रदान किया जाता है तो वो टाइटल की श्रेणी में नहीं आते हैं, और इट कैन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसके लिए गाइडलाइन भी इशू किया था कि ऐसी एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो हाई लेवल की कमेटी हो और जो इस तरीके के टैलेंट्स को और इस तरीके के एक्सलेंस को रिकॉग्नाइज करके उन्हें प्रदान करे। तो यह बात स्पष्ट कर दिया गया बालाजी राघवन के केस में कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये टाइटल ही है। टाइटल से तात्पर्य उनसे है जो एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पर आते हैं आपके नामों के साथ। टाइटल वो है जो एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पर आते हैं। प्रीफिक्स यानी पहले जो आ रहे शब्द के पहले, ये आपका नेम है तो नेम के पहले एज अ प्रीफिक्स यानी जो पहले शब्द है, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, तो पहले जो आ रहा है वो प्रीफिक्स है और जो बाद में आता है वो सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स। तो कहते हैं कि टाइटल वो है जो प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पर यूज किया जाए, और जैसे किसी अधिकार और विशेषाधिकार का मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे अब आप अपना नाम लिखते हो तो डॉक्टर यक्स, हियर द डॉक्टर इज एज अ प्रीफिक्स। सर डॉन ब्रैडमैन, सर एज अ प्रीफिक्स आता है। सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान नाम था। सर was title this was given by the Britishers to the सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। तो जब नवाब, ये जो आपके नवाब है वाजिद अली शाह, ये नवाब जो है ये टाइटल है। महाराजा, ये आपका महाराजा यक्स, ये आपका टाइटल है। महाराजा धीराज, ये आपका टाइटल है। यानी इस तरीके से यदि कोई उपाधि दी जाए आपको जो एज अ
सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो तो वो टाइटल है एंड इट इज द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 18। लेकिन ऐसा कोई उपाधि जो एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर आपके साथ ना लागू हो वो उपाधि नहीं है, और ये मात्र अवार्ड है। और अवार्ड जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत बैन नहीं है, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने विकास के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और इसी से देश का विकास भी है, और ये उनके लिए इंसेंटिव्स और अवार्ड्स के तौर पर है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 18 हुआ। मैं आपको आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बात किया था। आर्टिकल 14 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 जो है ये जो है 5 ग्राउंड्स की बात कर रहा है। 5 ग्राउंड्स में यह बात स्पष्ट किया गया था कि रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मैंने आपको 15 में 6 क्लास बताई थी 1 to 6। आर्टिकल 16 जो है ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। यहां पे भी 1 to 6 जो है वो क्लॉजेस हैं, ये इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। 15 जो है ये 1 से लेकर के 6 तक का जो क्लास है ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस के बारे में इक्वालिटी की बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी एंट्रेंस में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करता है, कि पब्लिक पोस्ट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 17 मैंने आपको अभी बताया, 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, जबकि 18 जो है वो टाइटल को अबॉलिश करता है। और ये 5 अनुच्छेद जो हैं ये आपके संविधान में समता को लाने का प्रयास करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपके बताए गए हैं वो आर्टिकल 14 में बताए गए हैं, और ये 15, 16, 17 और 18 उसके एग्जाम्पल्स हैं, और उन्हीं के द्वारा समता को लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि प्रियम्बल में आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर लेकर के हम चलते हैं। यानी हमारे यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे यहां की जो इक्वालिटी है वो फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, हमारे यहां की जो इक्वालिटी है वो सब्सटेंशियल इक्वालिटी के बारे में बात करता है। सब्सटेंशियल इक्वालिटी प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के बारे में बात करता है, और इन प्रावधानों के द्वारा सब्सटेंशियल या प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगेन मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 19 के बारे में। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 के बारे में बात होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आर्टिकल 19 के कुछ बेसिक पार्ट्स आपको बताते हैं। आर्टिकल 19 ये प्रियम्बल में जब आप देखते हैं तो दूसरा जो प्रोविजन है आपका वो लिबर्टी के बारे में बात करता है। लिबर्टी, 5 तरीके की लिबर्टी की बात किया गया है आपके यहां। लिबर्टी शब्द जो है वो लीबर शब्द से आया हुआ है, लीबर, और लीबर शब्द जो है उसका मतलब होता है फ्री। फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी की बात की गई। फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये आपके प्रियम्बल में स्पष्ट किया गया है लिबर्टी। और हम 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, राइट्स ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। यानी जो ऑब्जेक्टिव आपके यहां प्रियम्बल में स्पष्ट किया गया है उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को
संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं ये हर लेक्चर में मोर और लेस बताता हूं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें सिक्योर किया जाएगा। किसको? फ्रीडम ऑफ, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ्स, लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। और ये कैसे? ये हम अपने संविधान के माध्यम से। लिबर्टी शब्द जो है वो दो तरीके की लिबर्टी इंडिसेज करती है, एक तो पॉजिटिव लिबर्टी और दूसरी नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। नेगेटिव लिबर्टी यानी लिबर्टी की बात करो तो दिस वन इज अ नेगेटिव लिबर्टी एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी यानी absence of restriction. It means if there is no any restriction, जब ऐसी स्वतंत्रता पर कोई रोक टोक ना हो, कोई निर्बंधन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो ये नेगेटिव लिबर्टी। एंड अ पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आपका पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करता है। पॉजिटिव लिबर्टी there is a restrictions. Again, social, personal and civil liberty. Civil liberty and political liberty. यदि दूसरा क्लासिफिकेशन देखें हम तो सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी को सोशल लिबर्टी भी कहा जाता है और ये पर्सनल लिबर्टी भी है। सिविल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी यानी इस तरीके की जो लिबर्टीज हैं आपकी, सोशल लिबर्टी और सिविल लिबर्टीज जो है आपकी, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यानी ये जो सोशल लिबर्टीज हैं आपकी, या सोशल लिबर्टीज हैं या पर्सनल लिबर्टीज हैं, ये अधिकारों और विशेषाधिकारों, राइट्स एंड प्रिविलेजेस का सम है। इट इज द टोटल सम्स ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस, दीज आर द लिबर्टीज। जैसे मूवमेंट्स का राइट है आपका, एक्सप्रेशन का राइट है आपका, यानी आवागमन का अधिकार, मूवमेंट्स का जो राइट है वो आपका अधिकार है। एक्सप्रेशन का जो राइट है, इनर कंसाइंस का जो राइट है, दीज आर द सिविल राइट्स जो कि इंडिसाइज किया गया है आपके यहां, जो कि पर्सनल लिबर्टी के तौर पर है आपके यहां आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 25। दीज आर द सिविल राइट्स जो कि इंडिसाइज किए गए। इसे और पॉलिटिकल राइट्स, किसी पॉलिटिकल अफेयर्स में, स्टेट के अफेयर्स में आपका जो पार्टिसिपेशन करने का जो राइट है, दैट इज योर पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी टू बी द पार्ट ऑफ द स्टेट्स अफेयर। ये जो अधिकार है आपको, इसकी जो स्वतंत्रता है आपको, ये आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी। यानी चुनाव में भाग लेने, मतदान करने, चुनाव में लड़ने, किसी को सपोर्ट करने, ये जो स्वतंत्रता है आपकी, दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टी। और मैं आपको बताऊं, आपके यहां यदि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन राइट्स जो है
जिस तरीके से मोबाइल फोन में आपकी जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, यानी 5G का कॉन्सेप्ट है अभी तक जो आया है, फिफ्थ जनरेशन। उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स जो है उनके भी जनरेशन्स हैं, और ह्यूमन राइट्स में जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज अ सिविल राइट्स। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। जो सिविल राइट्स हैं आपके, जो सिविल लिबर्टीज हैं, उनमें जो राइट्स हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज यानी पॉलिटिकल राइट्स जो है वो आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो है यूसीसीपीआर, आईसीसीपीआर आप पढ़ते हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात किया गया। सिविल राइट्स जो है वो आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और यही जो सिविल राइट्स का सम है, दैट इज द योर सिविल लिबर्टी, एंड द सम ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स इज द पॉलिटिकल लिबर्टी। तो जनरली हमने प्रियम्बल में आपको स्पष्ट किया कि प्रियम्बल में आपको जो स्पष्ट किया गया है वो क्या है। प्रियम्बल में यह बात स्पष्ट की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। दैट इज योर लिबर्टी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द कोर वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम जब आपके यहां मैग्ना कार्टा 1215 में 1215 में किंग जॉन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, उसमें लाइफ, लिबर्टी एंड लिम्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। यानी दिस वाज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट राइट विच वाज रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट टाइम इन 1215 AD बाय द किंग जॉन इन इंग्लैंड। ये पहला अधिकार था जिसके बारे में रिकॉग्नाइज किया था। और ये लिबर्टी की डिमांड को लेकर के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रैटर्निटी लिबर्टी का रेवोल्यूशन जो आया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया हुआ था। और इसी लिबर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स में ऑब्जेक्टिव और कोर वैल्यू और प्रिंसिपल के तौर पर लेकर के चलते हैं, और इसे हम अपने संविधान के अन्य भाग के द्वारा और अनुच्छेदों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। और इसी में पहला जो फ्रीडम है आपका, वो आर्टिकल 19 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे राइट ऑफ फ्रीडम्स के बारे में बात किया, और जिसमें ओरिजिनली आपके यहां 7 थे फ्रीडम, और अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो 6 है। यानी आर्टिकल 19 में